नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी का चौथा वीडियो देखने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस देखा है इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग। पहले में हम लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक्स देखा था, बेसिक डेफिनेशंस थे। ओके, दूसरे में हम लोगों ने स्ट्रेस और तीसरे में स्ट्रेन को डिस्कस किया था। छोटा छोटा वीडियोज़ है सारा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है और हुक्स लॉ देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? देखिए, बेसिकली अगर आप इलास्टिक लिमिट की बात करो तो इलास्टिक लिमिट एक्चुअली में एक प्रकार का ऐसा अपर लिमिट है ना। अगर वहाँ तक हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो डिफॉर्म हो गई है ना, वो अपने ओरिजिनल शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को ईजिली रिगेन कर लेगी कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उस अपर लिमिट से ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी और वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को है ना रिगेन नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये जो अपर लिमिट है इसी को कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वॉल है और यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रेचेबल बॉडी लगा दिया। अब ये जो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का अपर लिमिट 10 न्यूटन है। मतलब है कि 10 न्यूटन तक अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी है ना अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगी, कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पकड़े और इस पर जो है 5.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए, है ना, और अप्लाई करने के बाद फिर इस फोर्स को रिमूव कर दिए तो बॉडी जो है अपने नॉर्मल है ना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने फोर्स लगा दिया 11 न्यूटन का। ओके, तो बॉडी जो है थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसका अपर लिमिट कितना है, 10 लिमिट, माफ़ कीजिएगा 10 न्यूटन। अब इस 10 न्यूटन से ज़्यादा का डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, कितने का, 11 न्यूटन का, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी जो है अपना प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी को लॉस कर देगी, ओके, और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाएगी। दिस इज़ व्हाट इलास्टिक लिमिट इज़, ठीक है। इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, है ना। अगर अपर लिमिट तक डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग रिमूव कर दें, ठीक है, तो जो बॉडी है वो ओरिजिनल फॉर्म को कंप्लीटली रिगेन कर लेगी। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं या फिर अपर लिमिट से ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है अपना प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी को लॉस्ट कर देगी और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ओके, समझ पा रहे हैं? दिस इज़ व्हाट इलास्टिक लिमिट इज़। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इलास्टिक लिमिट जो है ये बॉडी का प्रॉपर्टी होता है और इलास्टिसिटी जो है बॉडी के मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सो ये छोटा सा आपका है ना डेफिनेशन है इलास्टिक लिमिट का और आप समझ गए होंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या है। अपर लिमिट है जहाँ तक डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करके अगर रिमूव कर देते हो तो बॉडी जो है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिगेन कर लेगी। लेकिन अगर आप उसके बियॉन्ड डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज कर देते हो या फिर उससे जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो जो बॉडी है वो अपना प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी को लॉस कर देगी, ठीक है, और वह परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। देखिए आगे है हुक्स लॉ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में लिखा है, लेकिन पहले मतलब स्टार्टिंग में हुक ने जब लॉ बनाया था तो वो जो उन्होंने लॉ बनाया था वो इस बेसिस पर बनाया था, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई, ठीक है। मतलब आप जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। यही जो है हुक ने सबसे पहले बताया, ठीक है, हुक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। लेकिन बाद में ये पता किया गया एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कि भैया ये जो हुक का लॉ है, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, ये एक्चुअली हर प्रकार का कंप्रेशन, हर प्रकार का एक्सटेंशन, हर प्रकार का ट्विस्टिंग, हर प्रकार का बेंडिंग सब पर एप्लीकेबल है। इसकी वजह से इसको क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और कहा गया कि विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना, क्योंकि अपर लिमिट है इलास्टिक लिमिट, उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा, है ना, तब एक्सटेंशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा लोड पर। इसलिए विद इन इलास्टिक लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना, जो बॉडी है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पर, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड पर, ठीक है। ये है हुक्स लॉ, मॉडिफाइड हुक्स लॉ है ना। स्टार्टिंग में हुक ने क्या कहा था, विद इन इलास्टिक लिमिट एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। लेकिन बाद में चूंकि पता किया गया कि हर प्रकार का एक्सटेंशन, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग, है ना, सब चीज़ पर एप्लीकेबल हो रहा है ये, इसलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इस प्रकार से लिखा गया कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। दिस इज स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वी कैन ऑल्सो राइट इज दैट
ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, और यहाँ पर ये जो ई है इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी पर जो है हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स अर्थात यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग शेयरिंग मॉडुलस भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ये चौथा वीडियो था इलास्टिसिटी का। ओके, आशा है आप इलास्टिक लिमिट समझ पाए होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हुक्स लॉ में आप देख ही रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट का प्रयोग हुआ है। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।